नमस्कार दोस्तों, वो सभी विद्यार्थी जिनका सब्जेक्ट कोड BPSE 143 है, उन सभी को परीक्षाओं की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी की परीक्षा अच्छी जाए, द बुक सोसाइटी यही आशा करता है। पूरी की पूरी सीरीज़ जो है वो हमने अपलोड कर रखी है, प्लेलिस्ट में जाके आप एक एक चैप्टर पढ़ सकते हैं। आज की क्लास में हम जो है जून 2022 के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे और एक एक प्रश्न के उत्तर के साथ इस पूरे पूरे क्वेश्चन पेपर को हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, पेपर आपका 100 नंबर का होगा, टाइम 3 आवर होंगे, 2 यूनिट होगी, 1 यूनिट से 2 क्वेश्चन करने हैं और 1 यूनिट से 3 क्वेश्चन करने हैं। अब देखो भाई, हर क्वेश्चन को करने का अपना एक तरीका होता है और उसे फॉलो करके हम अच्छे नंबर ला सकते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, भारत में राज्य की राजनीति के अध्ययन के विभिन्न दृष्टिकोणों की व्याख्या कीजिए। तो भारत की राज्य की राजनीति के जो विभिन्न दृष्टिकोण हैं, आपने पढ़ा होगा उदारवादी दृष्टिकोण, मार्क्सवादी दृष्टिकोण, व्यवहारवादी दृष्टिकोण, नव मार्क्सवादी दृष्टिकोण। अब आप क्या करोगे, जब पहले तो आप इसमें ये बताओगे भारत की राज्य की राजनीति के अध्ययन के लिए जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोण का अध्ययन करते हैं। फिर उसके बाद उदारवादी दृष्टिकोण की हेडिंग बनाई और फिर उदारवाद के बारे में बता दिया आपने। फिर मार्क्सवादी दृष्टिकोण के बारे में बताया, फिर मार्क्सवादी दृष्टिकोण को पूरी तरीके से आपने डिफाइन कर दिया, फिर नव मार्क्सवादी और फिर इसी टाइप से व्यवहारवादी दृष्टिकोण के बारे में आपने बता दिया। यानी कि आप ये 4 हेडिंग बनाकर रखोगे। 20 नंबर का आपका क्वेश्चन है, अगर एक हेडिंग पे वो 4-4 नंबर भी देता है तो इजी वे में आपके कितने नंबर हो गए? इजी वे में आपके 16 नंबर हो गए। तो सीधी सी और सिंपल सी बात होती है कि हम ना क्वेश्चन को किस प्रकार से लिख रहे हैं। लपेटा मार लिखोगे तो नंबर बहुत कम मिलेंगे और थोड़ा ठीक ठाक लिख लेना। तो जो दूसरा क्वेश्चन, दूसरा चैप्टर है जो आपका, वो इससे रिलेटेड है विश्लेषण के दृष्टिकोण। तो इसका आंसर आप वहाँ से देखोगे। लिखना कैसे मैंने आपको बता दिया, हेडिंग टू हेडिंग। और जो पहला और जो दूसरा क्वेश्चन, पहला और दूसरा जो चैप्टर है उसमें से हमेशा ना एक ही चैप्टर से क्वेश्चन आता है, ये ध्यान रखना। तो अगर राजनीति विश्लेषण के दृष्टिकोण जो है 99% आने के चांस होते हैं। अदरवाइज क्वेश्चन पूछ लेगा भारत में राज्य राजनीति का विकास कैसे हुआ, तो फिर आज़ादी से लेकर अब तक की सारी बात आप करोगे। इससे पहले मैं दिसंबर वाला जो पेपर है वो अपलोड कर चुका हूँ, तो आप वहाँ से देख सकते हो। दूसरा क्वेश्चन है कि संविधान में उल्लेखित केंद्र और राज्य के बीच शक्ति विभाजन की व्यवस्था का परीक्षण कीजिए। अब आप इस क्वेश्चन का आंसर कैसे दोगे? तो सबसे पहले एक भूमिका लिखोगे कि भारतीय संविधान सभा द्वारा जो संविधान सभा का निर्माण भारतीय संविधान सभा द्वारा जो भारतीय संविधान का निर्माण किया गया, जो कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इस संविधान के अंतर्गत केंद्र और राज्य के संबंधों पर विस्तृत चर्चा के लिए 7वीं अनुसूची को रखा गया। यानी कि भारत के संविधान में जब संविधान बना तो 8 अनुसूचियां थी और अब कितनी है? 12 हैं। तो भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है वो शक्तियों के बंटवारे से रिलेटेड है, जहां केंद्र सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची में विषयों का वर्णन किया गया है। जैसे बैंकिंग सेक्टर है, विदेशी मामले हैं, सेना है, ये सब किसके अंडर में है? ये केंद्र सूची के विषय में है। ठीक इसी तरीके से राज्य सूची का जो विषय है वो कृषि है, इसके साथ साथ पुलिस है, ये सब किस में आती है? राज्य सूची के विषय में। समवर्ती में वो चीज़ें आती हैं जो दोनों के ही मुद्दे होते हैं, दोनों मिलकर उस पर कार्य करते हैं। जन कल्याण और शिक्षा जैसे जो जो मुद्दे हैं उसमें इसकी चर्चा की जाती है। यानी कि सबसे पहले भूमिका में आप क्या बताओगे कि भारतीय संविधान सभा द्वारा जब संविधान का निर्माण किया जा रहा था तो केंद्र राज्य संबंधों पर बड़े पैमाने पर चर्चा की गई, वाद विवाद हुए, मतभेद भी हुए, लेकिन इन मतभेदों को सॉल्व करने के बाद संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र राज्य संबंधों के बारे में बताया गया। इसमें केंद्र को ज़्यादा शक्ति दे दी गई। इस वजह से जो राज्य थे वो नाराज हो गए। कई लोगों का ये मानना था, जैसे कि नाम भी लिखे होंगे किताब में, कि कई लोगों का ये तंग मानना था कि ऐसा राज्य जो है वो एक कमज़ोर देश को पैदा करेगा, क्योंकि जहाँ पर राज्य को पावर नहीं होगी, फंड के लिए केंद्र पर निर्भर रहना पड़ेगा। तो ये जो विवाद रहते हैं ये बड़ी दिक्कत रहती है। इसके अलावा केंद्र और राज्य के बीच में जो सबसे बड़ा विवाद रहता है वो राज्यपाल को रहता है, राज्यपाल को लेकर रहता है। यानी कि पहले तो आप केंद्र सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची के बारे में बताओगे, हेडिंग टू हेडिंग। फिर आप किसके बारे में बताओगे? राज्यपाल की भूमिका को लेकर बताओगे। जैसे कि चैप्टर नंबर जो 3 है इसमें हमने संघ राज्य के संबंधों पर विस्तृत रूप से चर्चा की है। जैसे कि राज्य की विधायिका अगर कोई कानून बनाती है तो उसके लिए उसे ना राज्यपाल पर निर्भर रहना पड़ता है। ऐसे में राज्यपाल अपनी शक्तियों को कई बार ना दुरुपयोग भी कर देता है, जिसकी वजह से राज्य और केंद्र के बीच में विवाद बने रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सेंट्रल में बीजेपी गवर्नमेंट है और स्टेट में जो है जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट है, तो दोनों जगह अलग अलग गवर्नमेंट है, तो राज्यपाल को लेकर विवाद रहेगा। लेकिन देखो, सेंट्रल में भी बीजेपी गवर्नमेंट है और यूपी में भी बीजेपी गवर्नमेंट है, अब यहाँ पर राज्यपाल को लेकर विवाद नहीं रहेगा। तो जब भी अपोजिशन वाली पार्टियां होती है तो राज्यपाल को लेकर विवाद रहता ही रहता है। तो भारत में जो केंद्र राज्य के बीच शक्ति विभाजन की व्यवस्था है, इसकी परीक्षण आप पहले केंद्र सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची बताओगे और फिर राज्यपाल की भूमिका इनको लेकर बताओगे और फिर एक मूल्यांकन कर दोगे। केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संबंधों में हाल ही के रुझानों पर चर्चा कीजिए। तो जब से जीएसटी वाला मामला आया ना, तब से वित्तीय जो संबंध हैं वो बड़े गड़बड़ से हो गए हैं। क्योंकि देखो, फंड जो निर्धारित करेगा वो कौन करेगा? केंद्र। और ऐसे में 2 टाइप के राज्य हैं हमारे यहाँ, एक तो सिंपल से राज्य और एक विशेष राज्य हैं। जो विशेष राज्य है उनका 90% फंड कौन देता है? सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। तो ऐसे में जो वित्तीय संबंध हैं
उस पे लगातार मतभेद हो रहे हैं। हर राज्य का ये मानना है कि उनके जो फंड है वो बढ़ाए जाएँ, और जबकि सेंट्रल का ये कहना है, सेंट्रल गवर्नमेंट का ये कहना है कि उन्हें फंड पूरी तरीके से दिया जा रहा है, वो उसका यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। तो जब आप इसके लिए भी तीसरा चैप्टर जब आप पढ़ोगे तो आपको इसमें और भी अच्छे से बताया जाएगा। चौथा क्वेश्चन है टिप्पणी पर। अब देखो मार्क्सवाद पर तो आप टिप्पणी कर ही दोगे। अशोक मेहता जो कमेटी है इस पर क्या टिप्पणी करोगे? तो स्थानीय स्वशासन यानी कि पंचायतों वाला जो चैप्टर था, स्थानीय स्वशासन के बारे में जिसमें आपने पढ़ा था, तो स्थानीय स्वशासन वाला जो पंचायत व्यवस्था के बारे में हमने पढ़ा, राज्य स्थानीय संबंधों के बारे में पढ़ा, उसमें अशोक मेहता कमेटी का विस्तृत रूप से वर्णन किया गया था कि अशोक मेहता कमेटी की ने क्या क्या सिफारिशें करी थी कि पंचायतों को कैसे संवैधानिक प्रावधान देने चाहिए, पंचायतों को कौन कौन सी शक्तियाँ देनी चाहिए, त्रिस्तरीय व्यवस्था कैसे होनी चाहिए, ये सारा अशोक मेहता कमेटी पर था। तो अगर मान लो आप पहली यूनिट से केवल 2 भी क्वेश्चन कर पाए तो भी क्या दिक्कत है, दूसरी यूनिट से 3 क्वेश्चन कर देना, क्योंकि इस जो ये पूरी बुक है इसमें शुरुआत के चैप्टर ही थोड़े से टफ हैं, बाद के चैप्टर तो बहुत आसान है। और मैंने तो 15 के 15 चैप्टर अपलोड कर रखे हैं, आप ध्यान से उनको सुन लो, और लास्ट वाले चैप्टर तो बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनो। जैसे यूनिट 2 है, यूनिट 2 में पहला क्वेश्चन देखो कितना प्यारा सा क्वेश्चन है, भारत में चुनावी राजनीति के मुख्य मुद्दों पर चर्चा कीजिए। अब देखो भारत में चुनावी राजनीति के मुद्दे क्या हैं। सबसे पहले आप सामाजिक मुद्दे बताओगे, फिर राजनीतिक मुद्दे बताओगे, आर्थिक मुद्दे बताओगे, सांस्कृतिक मुद्दे बताओगे? नहीं। तो देखो राजनीतिक सामाजिक मुद्दों में क्या बताओगे कि किस प्रकार से धर्म, जाति, भाषा, इन सब का विरोध की इन सब के मामले पर चुनाव लड़ा जाता है। अलग अलग क्षेत्र की जो राजनीति है वो अलग अलग तरीके से, इसमें क्षेत्रीय दल जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कहीं पर धर्म का मुद्दा बनाया जाता है, कभी जाति का मुद्दा बनाया जाता है, सांप्रदायिकता का मुद्दा बनाया जाता है। ये हमारे देश में जो है चुनावी राजनीति का प्रमुख मुद्दा है। आरक्षण जैसे जो मुद्दे हैं वो जातिगत व्यवस्था को बढ़ावा देते हैं। आर्थिक मुद्दे में रोजगार को रखा जाता है, महंगाई को रखा जाता है। इसके आधार पर चुनाव में बड़े पैमाने पर जो है फेरबदल होते हैं। जैसे कि 2004 की बात है, बीजेपी एनडीए की गवर्नमेंट जो अटल बिहारी जी की थी वो केवल और केवल इस वजह से गिर गई क्योंकि प्याज के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। तो भारत के चुनावी राजनीति के जो आर्थिक मुद्दे हैं, सामाजिक मुद्दे हैं, ये बहुत ज़्यादा चुनाव के परिणाम को प्रभावित करते हैं। तो ऐसे में जो चुनावी विश्लेषक है वो इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। और वर्तमान में तो धार्मिक मुद्दा बहुत ज़्यादा गंभीर बन चुका है। ठीक है भाई, तो आर्थिक मुद्दा, सामाजिक मुद्दा आप बहुत अच्छे से बताओगे, सांस्कृतिक मुद्दे को बताओगे, निर्जातीय भिन्नताओं के बारे में बताओगे, और क्षेत्रीय दलों की भूमिका के बारे में बताओगे। चैप्टर मैंने अपलोड कर रखा है, वहाँ से इसे और अच्छे से आप पढ़ सकते हो। हेडिंग कैसे बनानी है मैंने यहाँ बता दिया। अब आप एक दलीय प्रभुत्व प्रणाली पर अपने विचार व्यक्त कर दो। तो मैंने आपको बताया था जब आपने चैप्टर पढ़ा होगा कि पूरे विश्व में ना 3 प्रकार की व्यवस्था होती है। किसी देश में ना एक दलीय व्यवस्था होती है। एक दलीय व्यवस्था का मतलब है वहाँ पर एक ही दल का शासन होगा। पहले तो आप इसको डिफाइन करोगे, फिर आप बताओगे द्विदलीय व्यवस्था में 2 दल का शासन होता है, यानी कि 2 दल मिलकर चुनाव लड़ते हैं, किसी एक दल को बहुमत मिलता है और वो चुनाव में जीत जाता है, जैसे अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया। फिर आती है बहुदलीय व्यवस्था जिसमें बहुत सारे दल मिलकर शासन करते हैं, और जैसा कि भारत में एक दलीय व्यवस्था का उदाहरण चीन और रूस है। लेकिन जब वो भारत में पूछ रहा है, क्योंकि हमारी किताब तो भारत में राज्यों की राजनीति है, तो पहले तो आपने एक दलीय व्यवस्था बता दी, 2 दलीय व्यवस्था बता दी, बहुदलीय। अब भारत की बात बताओगे कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पहली बार जो चुनाव हुआ था वो 1952 में हुआ था। तो 1952 में पहली बार जब चुनाव हुआ तो हर 5 साल बाद चुनाव होने लगे। तो 1952 की बात हो, 57 की बात हो, 62 की बात हो, इन तीनों आम चुनाव में कॉमन चीज़ ये थी कि कांग्रेस ही लगातार जीतती जा रही थी। अब जो ये कांग्रेस लगातार जीतती जा रही थी, ना सिर्फ सेंट्रल लेवल पर बल्कि स्टेट लेवल पर भी लगभग हर राज्य में जो थे वो कांग्रेस का दबदबा था। तो रजनी कोठारी जैसे जो विश्लेषक हैं, राजनीतिज्ञ हैं, इन्होंने ये बताया, इन्होंने चुनाव का अध्ययन करके ये बताया कि ये एक दलीय व्यवस्था का दौर है, कि चुनाव में दल तो बहुत सारे लड़ रहे हैं लेकिन एक ही दल जो है उसी का दबदबा है, चुनाव में लगातार वही जीत रहा है। तो चाहे आप 52 देख लो, 57 देख लो, 62 का चुनाव देख लो, कांग्रेस एक तरफा जीती, स्टेट में भी सेंट्रल में भी। उसके कारण ये थे कि बड़े बड़े नेताओं की इसमें भरभर थी, आज़ादी की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रखी थी कांग्रेस ने, तो जनता का इसमें अटूट विश्वास था। फिर उसके बाद 1967 का जब चुनाव आया जिसमें इंदिरा जी जीती, तो 1967 के चुनाव में इंदिरा जी जीती, तो ये भी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, बट स्टेट में थोड़ी कमी आई। तो स्टेट में क्यों कमी आई उसका अपना एक कारण है, क्योंकि क्षेत्रीय दलों की भूमिका बढ़ती गई। इसके अलावा 71 में फिर से इंदिरा जी की सरकार आई, 77 में पहली बार जनता पार्टी की सरकार आई, और फिर 80 में फिर से इंदिरा जी की सरकार आई, 84 में राजीव जी की सरकार आई, 89 में फिर गठबंधन की सरकार बनी, फिर नरसिम्हा राव जी की सरकार आई। तो देखा जाए तो एक दलीय प्रभुत्व इसलिए कहा गया क्योंकि लगातार कांग्रेस का शासन रहा। अब वो क्वेश्चन पूछ रहा है एक दलीय प्रणाली पर अपना विचार व्यक्त कर दो, तो आपने सारी चीज़ें बता दी। अब ये भारतीय लोकतंत्र के लिए थोड़ा सा विनाशकारी रहा, क्योंकि जब एक ही दल का प्रभुत्व हो जाता है तो अपनी मनमानी भी कई बार कर लेता है। इसलिए देखा जाए तो व्यवस्था तो बहुत अच्छी भी रही लेकिन कुछ कमियां भी रहीं जो कि आप आलोचना में बताओगे। अगला क्वेश्चन है कि जो माइग्रेशन है यानी कि प्रवास है और जो वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन है, इसके बीच में संबंध बताओ। तो सबसे पहले किसको डिफाइन करोगे आप? सबसे पहले डिफाइन करोगे प्रवास को, कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसना क्या कहलाता है? प्रवास कहलाता है।
एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसना क्या कहलाता है? प्रवास कहलाता है। प्रवास के 2 कारण होते हैं, एक प्रतिकर्ष और एक अपकर्ष। यानी कि या तो बंदा मजबूरी में प्रवास करता है, युद्ध, अकाल, महामारियों के फैलने की वजह से प्रवास करता है, या फिर बेहतर रोजगार की तलाश में प्रवास करता है आकर्षित होकर। किसी क्षेत्र की जलवायु से भी वो अट्रैक्ट हो सकता है, किसी क्षेत्र के रोजगार की परिस्थितियों की वजह से भी अट्रैक्ट हो सकता है। लेकिन जब से 1991 के बाद भारत ने जब से वैश्वीकरण की नीति अपनाई है, वैश्वीकरण का मतलब क्या है कि व्यापार के माध्यम से संबंधों को बढ़ावा देना, खुले द्वार की नीति अपनाना, विश्व को व्यापार के जरिए जोड़ना, पूंजी, वस्तु, व्यक्ति और विचारों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिना रोक टोक के क्या करना, प्रवाह करना। तो वैश्वीकरण ने कहीं ना कहीं जो है तकनीक के युग की शुरुआत करी है, कारखाना पद्धति की शुरुआत करी है, जिसकी वजह से शहरीकरण बढ़ा है। तो गांव से बहुत सारे लोग शहरों में पलायन कर रहे हैं, शहरों में प्रवास कर रहे हैं एक बेहतर रोजगार के लिए। ये तो हो गया आंतरिक प्रवास। लेकिन कुछ लोग रोजगार के लिए दूसरे देशों में भी जा रहे हैं, जैसे सऊदी में हो गया, अमेरिका में हो गया, यूरोप में हो गया। तो इसे बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। जिससे ये पता चलता है कि वैश्वीकरण ने कहीं ना कहीं प्रवास को एक बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया, और वर्तमान में विश्व के अनेक देशों में जितनी उनकी जनसंख्या है उसका मिनिमम 10% तो हर जगह प्रवासी हैं ही हैं। जबकि सऊदी की बात करोगे तो उनकी जनसंख्या से भी ज़्यादा वहाँ पर प्रवासी ही रहते हैं। भारत ने तो प्रवासियों को लिए प्रवासी दिवस भी घोषित कर दिया 9 जनवरी को, क्योंकि इस दिन गांधी जी भारत में आए थे। तो प्रवास और वैश्वीकरण के बीच में कितना बड़ा संबंध है, बता दोगे? अब है चिपको आंदोलन या अकाली दल पर टिप्पणी कर दो। तो चिपको आंदोलन के बारे में तो सभी को पता है कि उत्तराखंड के चमोली जिले में इसमें गौरा देवी ने किस प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, सुंदरलाल बहुगुणा की क्या भूमिका थी। तो वो आप पहले तो इसके कारण बताओगे, चिपको आंदोलन का कारण क्या था। तो वो अंगू की जो लताएं थी, अंगू के जो पेड़ थे, उसको काटने के लिए कंपनी को ठेका दे दिया गया, और यहाँ के जो लोग थे वो जल जंगल जमीन इसी को ही अपना आश्रय मानते थे। पुरुषों को शराब पीने की लत लगा दी गई थी, जंगल की कटाई का ठेका इन्हें दिया नहीं गया था। तो एक एक पॉइंट बताओगे, देखो पॉइंटों में बताओगे, नंबर मैं कसम से कह रहा हूँ 100 में से ना 80 90 नंबर भी इग्नू देती है, सब कहने वाली बात है। लेकिन बच्चा एक दिन पहले सोचता है मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लूँ, तो ऐसे थोड़ी नंबर मिलते हैं। आपने सारे चैप्टर पढ़ रखे हैं और 80 90 नंबर मिलते हैं, मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ। जिससे मास्टर्स में या आगे चलकर बीएड वगैरह करने में बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होती है। तो पहले कारण बता दिए। अब चिपको आंदोलन के दौरान गतिविधियां क्या हुई, तो महिलाओं ने, फिर आप ऐसे हेडिंग बनाओगे चिपको आंदोलन के दौरान गतिविधियां, फिर उसमें क्या बताओगे आप, उसमें ये बताओगे कि महिलाओं ने पेड़ से चिपक कर अपना विरोध किया। इसके साथ साथ आप जाते जाते ही आसपास के बहुत सारे गाँवों में फैल गया। परिणाम क्या हुए, सरकार को पेड़ों की कटाई पर रोक लगानी पड़ी। महिलाओं के लिए राजनीतिक अधिकारों की बात की गई। अकाली दल की बात करो तो पंजाब से संबंध है इसका, कि पंजाब में मास्टर ताराचंद जो थे, उनके माध्यम से पंजाब में अकाली दल की शुरुआत होती है, पंजाबी सूबे की डिमांड होती है। फिर 1966 में पंजाब राज्य का गठन किया जाता है, अकाली दल वहाँ की सत्ता में हमेशा के लिए आ जाता है। लेकिन वर्तमान में अकाली दल के प्रभाव में कमी आई है, जहाँ आम आदमी पार्टी का उदय हुआ है। इस तरीके से इसको आगे बढ़ाओगे तो देखा जाए तो दूसरी यूनिट जो है वो आसान है, तो इसलिए बाद वाले जो चैप्टर है वो ध्यान से पढ़ ही लेना आप। ठीक है भाई, तो आई होप सो आपका पेपर अच्छा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चीज़ें अगर ठीक ठाक जा रही हैं तो देखो, आप द बुक सोसाइटी को डोनेट ज़रूर करना, क्योंकि बहुत सारी आवश्यकताओं को पूरा करना है और चैनल को और भी अच्छे तरीके से आपको पढ़ाना है। ठीक है भाई, तो डोनेट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सब्जेक्ट कोड के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।